नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। देखिए, आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसका मतलब है एग्ज़ाम के साथ आपकी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि यूपीएससी आपको हरा ना सके, आपको डिफीट ना कर सके। मेरा ये मतलब है कि रामसर साइट्स अभी अभी अपडेट हुई हैं, 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। रामसर साइट्स इंडिया में बढ़ गई हैं। रिसेंटली इंडिया ने 5 और रामसर साइट्स को जोड़ा है। तो अभी हमारे पास टोटल 80 रामसर साइट्स हैं। आज उन सभी रामसर साइट्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम लास्ट में कुछ यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप जितने स्टूडेंट्स इसे अभी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसे शेयर करें जितने ज़्यादा लोग हैं उनके साथ, क्योंकि रामसर साइट्स इस पूरे वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स अभी न्यूज़ में रही हैं, प्लस जो 80 टोटल रामसर साइट्स हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, और सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास, किस राज्य के पास रामसर साइट है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। पहले तो हम वेटलैंड के बारे में जानेंगे। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि एक उस प्रकार की भूमि है, भूभाग है हमारी धरती का, जो एक समय तक सैचुरेटेड रहता है, यानी कि या तो ये परमानेंटली पानी से भरा हो या तो ये मौसमी तौर से पानी से भरा हो। तो ये होती है हमारी आर्द्र भूमि या वेटलैंड। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वेट लैंड मतलब पानी, जो भूभाग है वो गीला है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाएंगी। ये काफ़ी बर्ड्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, काफ़ी एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जिसको परमानेंटली अपना घर बना लेंगे, और कुछ शायद एक देश से दूसरे देश जब जा रहे होंगे तो बीच में यहाँ पानी के लिए रुकेंगे। तो मतलब रामसर या वेटलैंड, अगर हम बात करें वेटलैंड, जो कि ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें हम बहुत सारे जानवरों को देखते हैं जो वल्नरेबल हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, या बर्ड्स हैं जो वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक देश से दूसरे देश जाती हैं। अगर इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये जगह हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसी वजह से कुछ ऐसी साइट्स जो ये सारे एक्शंस करती हैं उन्हें हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस कहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये सारी जगह हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम उन 80 रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रामसर होता क्या है, रामसर कन्वेंशन या ट्रीटी है क्या। देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन, और ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 में जो रामसर सिटी है ये ईरान में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैस्पियन सी के पास है, इसके तट पे है, यहीं पे साइन हुई थी ये ट्रीटी, इसीलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन सीओपी के पक्षों की संख्या 171 है। ये जनवरी 2023 तक मैंने अपडेट किया है। रामसर दर्शन के केंद्र में आर्द्र भूमि का बुद्धिमान उपयोग है, यानी कि जो भी आप उपयोग कर रहे हैं आप ये ध्यान दें कि इसमें जितने भी सारे एनिमल्स डिपेंडेंट हैं, जितनी बर्ड्स डिपेंडेंट हैं, सब इसका एक अच्छे तरह से उपयोग कर सकें। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो ये इंश्योर करे कि ये आर्द्र भूमि सूख ना जाए, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ सिर्फ एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करती, बर्ड्स को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि ये वर्षा को भी अट्रैक्ट करती है। अगर एक शहर में खूब सारे वेटलैंड हो तो फ्लड की या बाढ़ की प्रॉब्लम ही ना हो। क्यों? क्योंकि ये वेटलैंड उस पानी को सोख लेती हैं, अपने में जमा कर लेती हैं। ठीक है, बुद्धिमान उपयोग यानी सतत विकास के संदर्भ में पारिस्थितिक चरित्र का रख रखाव करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक का रख रखाव करें। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रामसर साइट्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेक अवे देख लेते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। जब कोई देश कन्वेंशन में प्रवेश करता है, किसी भी देश ने अगर ये ट्रीटी साइन की हो तो उसे कम से कम एक आर्द्र भूमि को, कम से कम एक, याद रखिएगा कितनी, कम से कम एक आर्द्र भूमि
को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित करना चाहिए। 171 रामसार कॉन्टैक्टिंग पार्टियाज ने क्या किया है कि 2400 से अधिक रामसार साइटों को इसमें डाल के रखा हुआ है, जो कि 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मतलब हमारी पूरी धरती का लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर रामसार साइट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, आपको ये रिमेम्बरेंस और याद होनी चाहिए। ठीक है, कितने हैं 2400 से अधिक, और कितना हमारी धरती का या हमारे भूभाग का हिस्सा है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो किसी भी देश को अगर रामसार कन्वेंशन साइन करना है तो उसको एक काम करना होगा बच्चों, क्या उन्हें कम से कम एक साइट को नामित करना होगा, एक साइट को उस लिस्ट में डालना होगा, ताकि कल के दिन देख सके कि ये कन्वेंशन कंटिन्यू करने लायक कंट्री है या नहीं है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं हम धीरे धीरे करके। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। ठीक है, तो ये है हमारी कोबोर्ग प्रायद्वीप या कोबोर्ग पेनिनसुला। ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में है सबसे पहली। ठीक है, सबसे अधिक रामसार साइट 175 के साथ यूनाइटेड किंगडम में है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। सबसे अधिक रामसार साइट 175 कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम में। 142 बाद में मेक्सिको आता है। कितनी साइट है उसके पास? उसके पास 142 साइट है। फिर बोलिविया में रामसार संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हो गई बच्चों? सबसे पहले तो कहाँ पे पहली रामसार साइट देखी गई थी या सिचुएट की गई थी? कोबोर्ग पेनिनसुला या कोबोर्ग प्रायद्वीप था, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ मैंने आपको मैप में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है, और ये नॉर्दर्न टेरिटरी में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। फिर सबसे अधिक रामसार साइट 175 है, किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, फिर उसके बाद 142 है किसके पास बच्चों? मेक्सिको के पास है। और बोलिविया में रामसार साइट या रामसार संरक्षण के तहत सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंट्रीज है जिसके ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हमें जानना है। ये कनेक्टिंग एरिया है कि देख सकते हैं आप कितने सारे देशों में रामसार साइट है। तो ये डॉट्स आपको दिखा रहे हैं। यूरोप में बहुत सारी है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप की बात करें तो भारत में भी काफ़ी हद तक हो गई हैं, पर उतनी नहीं है जितनी यूरोप और अफ्रीका में भी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा है। तो आप इधर वेस्ट का एरिया देखिए, यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रहा है क्या? रामसार साइट। तो रीजन बाय रीजन भी आप डॉट्स के साथ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें क्या देखना है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत में अभी अभी 2024 में कुछ रामसार साइट्स को ऐड किया है। कौन कौन सी रामसार साइट्स हैं? ये कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। ठीक, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। फिर लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। ये दूसरा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। फिर तीसरा है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है बच्चों। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। तो चौथा कर्नाटक। और यहाँ पे 5 अघनाशिनी ज्वारनद मुख, ये भी कर्नाटक में है। तो 5 हमने नई 2024 में ही ऐड की है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। और कौन सी जगह कहाँ है दूसरी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत पसंद करता है पूछने में। तो डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, हमें बस याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है। ये क्लास जब ख़त्म हो जाए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ जो मैं अभी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। पर आपको ये पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे पीडीएफ से, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है, जो अभी 2024 में ऐड किया गया है।
मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व ये कर्नाटक में है बच्चों। उसके बाद अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है। और फाइनली अघनाशिनी भी, ये भी कर्नाटक में है। तो ये नए हैं, 5 नए जिन्हें 2024 में ऐड किया है। याद रखना है, मैं बार बार 2024 क्यों बोल रही हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं अलग अलग रामसार साइट कौन कौन से राज्य में है। कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है बच्चों, आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसको कब रामसार साइट में लिया गया था? 2002 में लिया गया था। दीपोर बिल कहाँ है? ये असम में है, इसको भी 2002 में लिया गया था। फिर कांवर या कबरताल है, ये बिहार में है, ये 2020 में इसको हमने लिया था रामसार वेटलैंड में, रामसार साइट में। फिर नंदा लेक जो कि गोवा में है, इसको 2022 में लिया था, बिहार को 2020 में लिया था, बिहार की कमरताल को, ये याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इससे। फिर खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गुजरात में है बच्चों, और इसे 2021 में रामसार साइट घोषित कर दिया गया था। कहाँ है खिजाड़िया? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कि गुजरात में, फिर से गुजरात है, और ये 2012 में आ गई थी। मतलब नाल सरोवर को खिजाड़िया से पहले रख दिया गया था। थोल लेक है, फिर उसके बाद थोल लेक की बात करें तो ये भी गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे 2021 में लिया गया था। फिर देख लेते हैं सुल्तानपुर के बारे में जो कि हरियाणा में है, इसे 2021 में ले लिया गया था। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। सबके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट रामसार साइट करंट न्यूज़ में रही है हम उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि करंट न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट आता है वही आपके यूपीएससी एग्जाम में आता है। ये आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है बच्चों। स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो चीज़ ऑफ कोर्स आपको याद होनी चाहिए, करंट में आपको जो बार बार न्यूज़ में दिख रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से देखेंगे, मतलब इसी में अलग से देखेंगे। फिर पोंग डैम लेक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल को 2005 में रख दिया गया था और हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम को 2002 में। फिर रेणुका झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये 2005 में आई थी। मतलब चंद्रताल और रेणुका झील जो दोनों हिमाचल प्रदेश की 2005 में ली गई थी। पोंग डैम पहले से ही हिमाचल प्रदेश में नामित थी, ठीक है। फिर रंगनाथीतू ये कर्नाटक में है, ये 2022 में आई है। उसके बाद मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटक की है जो ये 2024 की है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, है ना। फिर उसके बाद अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कर्नाटक में है 2024। अघनाशिनी ये कर्नाटक में है 2024 और अष्टमुड़ी ये केरल में है। अष्टमुड़ी केरल में है, 2002 में लिया गया था इसको। फिर सष्टम कोट्टा लेक ये केरल में है, 2002 में इसको भी ले लिया गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी, अष्टमुड़ी, इसको भी 2002 में केरल में लिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वेम्बनाथ कोल जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक है, इसको ठीक वेम्बनाथ कोल को रख दिया गया था केरल में। इसमें अभी डेट का कंफर्मेशन है नहीं इसलिए मैंने डेट छुपा दी है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश का है, 2002 में लिया गया था इसको। फिर साख्य सागर मध्य प्रदेश का है, 2022 में लिया गया था। साख्य सागर बाद में आया था, 2022 में आया था। सीरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का है, 2022 में आया था। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का है, 2022 में आया था। लोनार लेक महाराष्ट्र की है, ठीक है, इसे 2020 में ले लिया गया था। यही क्रेटर लेक है, मतलब इस पे धरती पे एक बहुत बड़ा सा क्रेटर बना था और उसमें लेक जब बन गई, जैसे धरती है इसमें क्रेटर बना, ठीक, कोई एक एस्टेरॉयड आके धरती से भिड़ा और इस जगह पे क्रेटर बन गया। क्रेटर यानी कि इस जगह को छोड़ दिया गया, एज इन एक इम्पैक्ट आया, एक गड्ढा बन गया, गड्ढे से जगह छूटी और उसमें पानी भरने लगा तो लोनार लेक बन गई, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। फिर नंदू माधमेश्वर ये भी महाराष्ट्र में है, 2019 में। थाने क्रीक महाराष्ट्र 2022। लोकताक लेक मणिपुर इकलौती 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंजली वेटलैंड जो है ये पंजाब की है, 2002। केशवपुर मियानी पंजाब 2019। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब 2019। रोपड़ पंजाब पहले की है, 2002 की है। फिर उसके बाद कीला देव
राजस्थान में है 1981। 1981 में ही चिलिका झील को भी रखा गया था, तो याद करना है आपको 1981 में चिलिका झील अकेली नहीं थी जिसको रामसर साइट लिया गया था, केवलादेव को भी लिया गया था। राजस्थान में सांबर लेक भी है जो 1990 में आ गया था। फिर चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, इसको 2021 में रखा गया। गल्फ ऑफ मन्नार जो है मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2022 में इसको ले लिया गया था रामसर साइट के ऊपर। फिर कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है जिसको 2022 में रखा गया। तमिलनाडु से आप बहुत देखेंगे, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां से 16 रामसर साइट है। 16 सबसे ज्यादा, सबसे अधिक रामसर साइट है कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक, इसको याद रखना है। फिर करिकिली बर्ड सेंचुरी ये 2022 ऑफ कोर्स। कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी 2021 की है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि 80 हमें पूरे करने हैं बच्चों, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु से 2022। पिच्चावरम मैंग्रोव तमिलनाडु से 2022। पॉइंट कैलीमेर सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद उदयम थंदपुरम तमिलनाडु, वद्दुवूर, वेदांथगल, वेड्डोर, वेम्बनूर, ये सारे तमिलनाडु से हैं, अलग अलग सालों में लिए गए थे। पर 2024 में कौन कौन से लिए गए थे? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, ये 2024 के एडिशन है और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन से। रुद्र सागर जो कि त्रिपुरा में है, इसे 2005 में ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर में होकेरा है, इसे 2005 में लिया गया था। फिर हाईगाम और शालबुग और सुरिनसर ये सब जम्मू कश्मीर में है। वूलर लेक भी जम्मू कश्मीर में है और ये 1990 में इसको ले लिया गया था रामसर साइट के अंतर्गत। फिर सोकर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड रामसर साइट है, काफ़ी ऊंचाई पर है, ये लद्दाख में है, इसे 2020 में रखा गया था। और सोमोरीरी ये भी लद्दाख में ही है, इसे भी 2002 में ले लिया गया था। इसको 2020 में लिया था, सोकर को बाद में लिया था और सोमोरीरी को 2002 में ही ले लिया गया था। फिर बखियारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। हाडेपुर, नवाबगंज ये सब उत्तर प्रदेश की हैं। हाडेपुर और बखीरा को 2021 में ऐड किया गया है और नवाबगंज को 2019 में। फिर आती है पार्वती, समन, समसपुर, संडी, सरसाई नावर, सूर सरोवर, अपर गंगा रिवर, आसन। अपर गंगा रिवर तक ये सारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक। और अगर हम आसन की बात करें, आसन बैरेज इकलौती वेटलैंड है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है और फिर सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड है भारत में, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसे 2019 में नामित किया गया था रामसर साइट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। भारत में पहली बात तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 10 है, ठीक है, और 16 कहाँ पे है? तमिलनाडु में, इतना याद रखना है, ठीक। तो चलिए सबसे भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल देख लेते हैं। पहला तो सुंदरबन वेटलैंड है, ठीक, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर वेम्बनाड कोल वेटलैंड है जो केरल में है। फिर चिल्का झील है जो कि ऑफ कोर्स ओडिशा में है। सटकोसिया है और कोल्लेरू है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। रेणुका झील, रेणुका झील सबसे छोटी वेटलैंड में आती है, वेटलैंड साइट हिमाचल प्रदेश में है। वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में है। वेदांथगल तमिलनाडु में छोटी वाली है। नंदा झील गोवा में है और उदयमार्थदपुरम BS तमिलनाडु में है। चलिए अब देख लेते हैं चिलिका झील, ऑफ कोर्स जो कि 1981 में नामित की थी और ये सबसे पहली रामसर साइट थी। 1981 में जो हमने दूसरी की थी वो केवलादेव थी राजस्थान में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं केवलादेव कहाँ पे है, यहाँ पे है केवलादेव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में सबसे पहला कोल्लेरू झील। अलग अलग जो भी इम्पॉर्टेंट रामसर साइट न्यूज़ में रही है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जानेंगे। इसी तरह से एक मैराथन है आपकी रामसर साइट को लेके, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कोल्लेरू झील या गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों के बीच एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील है,
ठीक है। और खतरे इसके क्या क्या है, यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, उससे पोल्यूशन होता है, अत्यधिक दोहन है, मॉनसून का मौसम से बाढ़ आ जाना। यहाँ पे लुप्त प्राय एविफोना में ग्रे पेलिकन मिल जाएगा और स्पॉट बिल्ड पेलिकन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। असम में दीपोर बील है, यहाँ पे जैसे कि आप मैप देख सकते हो, ये है आपका दीपोर बील, ठीक। और दीपोर बील आसाम में है, इतना याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में एक स्थायी मीठे पानी की झील है। क्या क्या आपको रखना है याद है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बनी है और ये स्थायी मीठी झील है, मीठी, इतना आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है छोटी छोटी चीज़ें, ठीक। मीठी झील है और साथ ही साथ खतरे इसमें है अधिक मछली पकड़ना, यहाँ बहुत ज़्यादा मछली का पकड़ना भी नुकसान दे रहा है। शिकार, कीटनाशक से प्रदूषण, ठीक। लुप्त प्राय एविफोना, यहाँ क्या क्या मिल जाएंगे आपको, ग्रे पेलिकन या स्पॉट बिल्ड पेलिकन, लेजर एडजुडेंट स्टॉक मिल जाएगा, ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक मिल जाएगा और बेर पोचाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, ये सारे एविफोना मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बिहार में एक है जो कि कवरताल या कबरताल झील या भारत गंगा मैदान में स्थित है, यहाँ पे है आपकी कवरताल झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोवा में नंदा, नंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा की, एक ही अकेली है बेचारी, ठीक है। यहाँ पे है आपकी नंदा झील, इसको देख लीजिए, यहाँ पे है नंदा झील, ठीक है। और ये एक आंतरायिक मीठे पानी की दलदल है जो जुआरी नदी की सहायक नदियों में से एक से सटा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जुआरी नदी, जुआरी नदी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी देख लेते हैं। गुजरात में खिजाड़िया, मैंने आपको बताया था शुरू में 80 में खिजाड़िया, ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आपके एग्जाम में मान लीजिए खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कैसे टैकल करोगे। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कच्छ की खाड़ी के तट के पास जामनगर में है, तो किधर है आपका खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये के तट के पास जामनगर जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, जामनगर में। और ये पूरा कच्छ का आपका काठियावाड़ का पेनिनसुला है, ठीक है। और ये एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, खारे की नहीं है, ये आपको याद रखना है कि ये मीठी पानी की है, कौन सी, खिजाड़िया, ठीक है। फिर नाल सरोवर बर्ड लाइफ सेंचुरी है, या गुजरात के थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की, ये भी मीठे पानी की है, मीठे पानी की झील है, एक राहत वाला समुद्र है ये, ठीक है। तो नाल सरोवर आपका दूसरा हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे देख लीजिए क्या क्या है। नारायण सरोवर है यहाँ पे, ये कच्छ डेजर्ट है, ये बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे है थोल लेक आपका, और ये है आपकी नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। फिर नीचे आप आएंगे तो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क जहाँ पे एशियन लायंस पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस मैप में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की देख लेते हैं हमारे कौन कौन से रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। फिर थोल है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था थोल झील जो कि गुजरात में, अगेन गुजरात में है। या ब्लैक बक्स यानी एलसी के लिए जो लीस्ट कंसर्न में आते हैं, ब्लैक बक के लिए शुष्क मौसम के दौरान आवश्यक मानव निर्मित जलाशय है। फिर आता है वाधवान वेटलैंड। तो सारे आपके इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जो हैं, यहाँ पे वाधवान आपका है, मैप में थोड़ा सा कट गया है मुझसे, यहाँ पे आपका वाधवान है, ये चौथा है गुजरात में, यह मानव निर्मित है, ठीक है। और थोल भी मानव निर्मित है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, थोल और वाधवान दोनों मानव निर्मित है। मानव निर्मित जलाशय एक अर्ध शुष्क कृषि परिदृश्य में स्थित है, मतलब यहाँ कृषि हो सकती है पर बड़ी कम। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, हरियाणा में जो दो हैं। बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मानव निर्मित है और मीठे पानी की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो, बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे बिंडवास लेक है जो वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है बिंडवास, ठीक है। यहाँ पे अबू बाशर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फिर चिलचिला लेक भी है, कालेसार नेशनल पार्क है आपका, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर भी हमारा वाइल्ड लाइफ वेटलैंड में आता है, आर्द्र भूमि में आता है, और ये भी रामसर साइट है, या दिल्ली से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, रेणुका झील है और पौंग डैम है। पौंग डैम पहला था, ठीक। चंद्रताल या ऊपरी चंद्र नदी, यहाँ पे है आपका चंद्रताल, ऊपरी चंद्रा नदी घाटी पर कुजुन दर्रे के पास है।
ये एक ऊंचाई वाली झील है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में है। ये आपने देखा ना, यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा लाहौल स्पीति लिखा है, तो ये लाहौल में है, ठीक है। और चिनाब नदी बनाने के लिए चंद्र और भाग नदियाँ, चंद्रा और भागा दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या बनती है? चिनाब, ठीक है। याद रखिए, चंद्रा और भागा नदियाँ जब मिलती है तो बन जाती है चिनाब, और यही है हमारा चंद्रताल जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। फिर पौंग बांध के बारे में बात करते हैं। ये ब्यास पर है, ठीक है। ब्यास पर एक जलाशय है, यहाँ पे आपकी ब्यास नदी है, और ये है आपका, यही था पौंग, यहाँ पौंग, ठीक है। ये बड़े से मैप में आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ये पौंग पहला था। यह ब्यास नदी पर एक जलाशय है, तो याद रखना है कौन सी नदी पे है। नदियां और नदी पे जो झील है रामसर साइट, उससे भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पौंग बांध जो है उसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये? और ये हमारी ब्यास नदी बह रही है, यहाँ से हमारी सतलज नदी भी आ रही है। ये है हमारा हरिके बैरेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं रेणुका झील के बारे में। ये एक मीठे पानी के झरने और अंतर्देशीय भूमिगत कार्स्ट संरचनाओं से एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। मतलब इसको बनाने में प्रकृति का हाथ है, ना कि इंसानों का। झील का नाम हिंदू ऋषि परशुराम की माँ के नाम पर रखा गया था। यूपीएससी अगर आपसे पूछेंगे कि दिस लेक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द मदर ऑफ परशुराम, लॉर्ड परशुराम, तो आपको बताना होगा ये किस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आपसे पीसीएस में भी ये सवाल पूछ ले। तो ये रेणुका है, झील है, ठीक है। और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, किसके? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और इसका ये लार्जेस्ट लेक है पूरे हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको रखना है याद, सबसे बड़ी झील हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी झीलें हमें और कवर करनी है कर्नाटक से संबंधित। अघनाशिनी मुहाना, जो कि इसी साल 2024 में इसको ऐड किया गया है। कहाँ है ये? अघनाशिनी एस्चुरी, ठीक, यहाँ पे एस्चुरी बना रही है ना रिवर। और ये अघनाशिनी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी नदी से? क्योंकि उसी नाम पे रखा गया, तो याद रखिएगा अघनाशिनी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। यह पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है? अरब सागर। तो आपको याद रखना है अघनाशिनी एस्चुरी, अघनाशिनी नदी जो अरब सागर की ओर बहती है, उसी से ये एस्चुरी बनी है, कर्नाटक में है। और इसे 2024 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अघनाशिनी कर्नाटक की मुक्त बहने वाली आखिरी नदियों में से एक है, यानी कि इसके तट पर कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, बांध या टाउनशिप नहीं है, ये मुक्त रूप से बहती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है अकसमुद्र पक्षी, CNR, ठीक है। सेंट्रल एशिया, ये कहाँ है? अकसमुद्र, यहाँ पे है कर्नाटक में। अगेन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, यहाँ पे खूब सारी बर्ड्स आती हैं पानी पीने के लिए, पानी में रहने के लिए, आराम करने के लिए। तो ये बर्ड सैंक्चुरी इस वजह से बनाई है। हम्पी शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी के पास है और तुंगभद्र जलाशय से बहुत करीब है। ये भी आपको रखना है, तुंगभद्र जलाशय से बहुत करीब है। कौन सी? अंक समुद्र, ठीक है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार 2017 में ही पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बता सकता है। 2017 में इसको कर दिया गया था ऐसा डेजिग्नेट, किसके अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और इसमें पक्षियों की 175 प्रजातियां आती हैं, यानी कि इसमें कुछ IUCN रेड लिस्ट में जो हमें दिखते हैं कि वल्नरेबल हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खतरे में है, 11 ऐसे पक्षियां हैं जो उसमें आते हैं, जो इस अघनाशिनी बर्ड सैंक्चुरी में आती हैं, जो कि 2024 में ही ऑफ कोर्स इसे रख दिया गया था रामसर साइट में। फिर मगदी केरे बर्ड सैंक्चुरी, यहाँ पे है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। तो आप देख सकते हो पहले मगदी केरे आता, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाए, फिर अंक समुद्र आता है, फिर अघनाशिनी आता है। यहाँ पे तमिलनाडु में लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व और करियावेट्टी बर्ड सैंक्चुरी। तमिलनाडु में 2 आए थे 2024 में और कर्नाटक से 3, तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। मगदी टैंक से बनाया गया मगदी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है,
ठीक है, तो ये मगधी टैंक से बना हुआ है। आर्द्र भूमि का पानी खारा है, मीठा नहीं है, क्या है, खारा है, और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। खारा है इसलिए सिंचाई से अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए यह आर्द्र भूमि शुष्क वर्षों में भी पानी रखता है और प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। ठीक है, बार हेडेड हंस उन पक्षियों में से एक है जो मगधी आर्द्र भूमि में करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरा। केरल में अपने पास 3 है, कौन कौन से? एक तो आपकी अष्टमुडी वेटलैंड है। अष्टमुडी कोल्लम जिले में एक प्राकृतिक बैकवाटर है, यानी कि ये समुद्र की मदद से बना है, इसको तट पे स्टोर किया गया है। कहाँ पे है ये? अष्टमुडी, केरल में। यहाँ पे है आपकी अष्टमुडी, ठीक तट पे, यहाँ पे तट की वजह से ये बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इसके माध्यम से गुजरता है। फिर यह केरल में दूसरा सबसे बड़ा एस्चुराइन पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखिए, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? एस्चुराइन। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, कोस्ट ऑफ इमर्जेंस वाला कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, केरल थोड़ा सा उभरा हुआ है वेस्ट कोस्ट में, इस वजह से काफ़ी सारी लेक्स ये अरेबियन सी की वजह से बना पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। सष्टमकोटा झील जो केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ है सष्टमकोटा? ये है सष्टमकोटा। 1 मिनट, मुझे ज़रा 1 मिनट इससे देख लेने दीजिए। अष्टमुडी है, सष्टमकोटा उधर रख दी है मैंने, वेम्बनाड है, माफ़ कीजिएगा। कलादा नदी में धान के खेतों की एक पट्टी के माध्यम से एक अनूठी पुनः प्राप्ति प्रणाली है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स एंड झील्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपका एग्जाम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ सकता है। चलिए वेम्बनाड कोल को देख लेते हैं। वेम्बनाड कोल लेक जो कि केरल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले में फैली हुई है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कौन सी? वेम्बनाड कोल। ये है वेम्बनाड, यहाँ अलापुझा है, यहाँ कोट्टयम है, ये कोची है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से याद रखाएगा। ठीक है, उसके बाद यह भारत की सबसे लंबी झील भी है, ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी झील है ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। कहाँ पे है भोज वेटलैंड? यहाँ पे है भोज वेटलैंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये एक मानव निर्मित जलाशय है, यानी कि इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसे मानव ने बनाया है, जिसमें भोपाल शहर में स्थित 2 झीलें हैं, बड़ी झील और छोटी झील। फिर साक्य सागर है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित एक मानव निर्मित झील है। कहाँ है? साक्य, ये है साक्य। फिर उसके बाद तीसरा चौथा कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में? सिरपुर आर्द्र भूमि है, ये भी मानव निर्मित है, जिसे आमतौर पर इंदौर में पक्षी विहार नाम से जाना जाता है, ये है सिरपुर। ठीक है, और फिर यशवंत है, या यशवंत सागर जिसे कहते हैं, इसे इंदौर क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में IBA इंटरनेशनल बर्ड एसोसिएशन के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो सिरपुर हो गया, यशवंत हो गया, साक्य हो गया और भोज, ये मानव निर्मित है, भोज और साक्य। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील तो जरूर आएगी दिमाग में, जो कि क्रेटर लेक है। जैसे मैंने बताया, जैसे एक क्रेटर धरती से भिड़ा, वहाँ एक जगह छूटी, उससे इम्पैक्ट आया और वो क्या हुआ, अंदर की तरफ धंसा, और ये जो जगह छूटी इसमें क्या हुआ, पानी भरने लगा, ये लोनार झील हो गई आपकी, लोनार लेक। या एक एंडोरिक बंद बेसिन में है, एंडोरिक मतलब लैंड से चारों ओर से घिरा हुआ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, बहिर्वाह की कमी के कारण या लवणता और क्षारीयता में उच्च है। साथ ही साथ हेलियार्किया और हेलोफिलिक आर्किया एक बैक्टीरिया संस्कृति है, जिसकी वजह से इसका पानी कभी कभी पिंक या गुलाबी हो जाता है, एक बैक्टीरिया की वजह से है। इस पे काफ़ी शोध हुआ था, तब ये हमें पता चला। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा, जो कि है नंदुर मधमेश्वर। ये गोदावरी और कदवा नदी के संगम से बना है, ये है नंदुर मधमेश्वर। ठीक है, और साइट तेंदुए और भारतीय चंदन की मेज़बानी करती है, तेंदुए यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठाणे क्रीक। ये सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक आता है, ठाणे क्रीक यहाँ पे है आपका पूरा। ठाणे क्रीक अभी तक अगर हम देखें तो ठाणे क्रीक मुंबई के पास है, ये तो आपको ठाणे नाम से ही याद आ जाएगा। ठाणे क्रीक इंटरनेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ट्रेड की नज़र से, ठीक है। या दोनों किनारों पर मैंग्रोव से घिरा हुआ है। मैंग्रोव सिर्फ सुंदरबन में नहीं पाए जाते, इनफैक्ट बाकी देश के हिस्सों में भी पाए जाते हैं, जिसमें से थाने क्रीक भी एक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम, मणिपुर में जहाँ पे लोकटाक झील है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, याद रखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील यहाँ पे है लोकटाक लेक मणिपुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं भूमि के बीचों बीच ही दिख रही है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इस पर ही स्थित है और मिट्टी फुमित से ढके खरपतवारों की मोटी तैरती हुई चटाई भी इसके ऊपर पाई जाती है। तो मणिपुर में है लोकटाक। फिर उसके बाद ओडिशा में जो जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। ओडिशा में ऑफ कोर्स भीतरकनिका मैंग्रोव, जो भीतरकनिका डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हिस्सा है, ये है भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे बह रही है बैतरनी रिवर, बैतरनी नदी, और ये आपकी इधर आपकी पूरी एक डेल्टा बनाते हुए नदियाँ जा रही हैं। भीतरकनिका या कोर क्षेत्र को भीतरकनिका नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, जो अंदर की तरफ है, जहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी मिलते हैं। गहिरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील, जो 1981 में इसको रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि के तौर पे नामित किया गया था। नलबाना बीएस बर्ड सेंचुरी चिल्का झील का मुख्य क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा मुख्य क्षेत्र है? नलबाना बीएस। बीएस इज बर्ड सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर या दया नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी? दया नदी, ठीक। फिर उसके बाद यह एक खारे पानी की लेगून है जो बंगाल की खाड़ी में से एक लंबे रेतीले रिज द्वारा अलग की गई है। यानी कि ये एक रिज बना है, ठीक। यहाँ पे पानी अंदर रखा हुआ है और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, तो एक रिज की वजह से ये पानी को रोक भी पा रही है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून है, याद रखना है, तटीय लगून, कोस्टल लगून, ठीक। सबसे बड़ा तटीय लगून है। सबसे बड़ा लगून हो तो कुछ और होगा, सबसे बड़ा तटीय लगून है तो यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। पंजाब में जो हरिके वेटलैंड है, ये ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर एक उथला पानी का जलाशय है, ठीक है। ये ब्यास है और ये सतलज है, यहीं पे है हरिके वेटलैंड। तो कौन सी नदियाँ जा रही हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि नदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ब्यास और सतलुज याद रखना है। फिर रोपड़ वेटलैंड है जो सतलुज नदी के पानी के मोड़ के लिए एक बैरेज का निर्माण करता है। इसका मुझे एक ढंग का मैप मिला नहीं तो मैंने लगाया नहीं, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्यूलादेव के बारे में बात किया ही था। या 10 कृत्रिम मौसमी दलदलों, ये है क्यूलादेव यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। वनस्पति झाड़ी और खुले घास का मैदान है, जिसमें जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है ये खुले घास की मैदान है। साथ ही साथ पानी की कमी और असंतुलित चराई के कारण क्या हुआ है, 1990 में मॉन्ट्री रिकॉर्ड पे इसको रखा गया था। तो चराई इसमें ठीक से नहीं हुई, चराई हुई बहुत ज़्यादा, ओवर ग्रेजिंग हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे सूखा काफ़ी पड़ता था, इसलिए इसको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी रख दिया गया था। फिर सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, अंदर की तरफ है, इंद्रूनी। या राजहंस जो कि लीस्ट कंसर्न में आता है, एक प्रमुख शीतकालीन क्षेत्र है, ये है सांबर झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 16 तो नहीं देखेंगे, पर जो जो जरूरी है एग्जाम के लिए वो हम देख लेंगे। मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है भारत, तमिलनाडु, और वहीं पे है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ये स्थानीय समुदाय मुख्य रूप से मराकेयर है, जिसकी मुख्य आजीविका मछली पकड़ने से होती है, ठीक। और क्योंकि श्रीलंका के बहुत करीब है इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, श्रीलंका भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। फिर कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी जो कि 2024 में ही डेजिग्नेट किया गया था, ये तमिलनाडु के अरियालुर जिले में स्थित है। कहाँ है? अरियालुर, ये है कराईवेट्टी, ठीक है, कराईवेट्टी। इस झील को 1999 में अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। काफ़ी पुरानी घोषणा हो ही चुकी थी इसकी, पर अभी हमने देखा इसको रामसर साइट भी
घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, आरएफ मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये नीलगिरी में बचा हुआ एकमात्र शहरी प्राकृतिक शोला वन है, यानी शोला फॉरेस्ट का एक पार्ट है जो कि अकेला शहरी बचा है, शहर में बचा है, यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। लॉन्गवुड शोला एक प्राचीन जंगल है जिसमें सैकड़ों वर्षों से पोषक तत्व मिट्टी को भरपूर बना रहे हैं पोषण से, और लॉन्गवुड शोला को 2022 में क्वींस कॉमनवेल्थ कैनोपी मान्यता मिली। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं त्रिपुरा में जो कि रुद्र सागर है, रुद्र सागर झील या गोमती नदी में गिरने वाली 3 बारहमासी धाराओं द्वारा पोषित किया गया एक जलाशय है। कहाँ है ये जलाशय? ये रुद्र सागर लेक। और कौन सी नदी है? गोमती नदी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, किस नदी की वजह से बन रही है, किस नदी के मोड़ पे कौन सी वेटलैंड है, ये याद रखना है। या 3 धारीदार छत वाले कछुए के लिए एक आदर्श निवास माना जाता है, 3 स्ट्रिप्ड रूट टर्टल, ठीक है। विजयदशमी के त्यौहार के दौरान यह एक गुलजार पर्यटन स्थल भी होता है, याद रखना है रुद्र सागर झील। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड में जो कि मैंने बताया था आसन बैरेज, अकेला वेटलैंड है। यह देहरादून जिले में यमुना नदी के संगम के पास आसन नदी के बांध में बना है। कहाँ है? यमुना नदी ये है, ये आसन बैरेज है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं हमारे पास, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुंदरबन। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है और यहाँ सबसे बड़े मैंग्रोव वन इसके भीतर में स्थित है, ठीक है। भारतीय सुंदरवन देश के कुल मैंग्रोव वन के क्षेत्र 60% से अधिक है और इसमें 90% भारतीय मैंग्रोव प्रजातियां शामिल हैं। मैंग्रोव हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, स्पेशली अगर डिज़ास्टर की नज़र से देखें तो ये साइक्लोन्स को रोकने में भी मदद करता है, ठीक है। ये है हमारे सुंदरबन जो कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी फैले हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन या किस प्रकार की एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या विचार करना है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को 2024 में रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक रामसर स्थल है, तो उसका सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट शहरी क्षेत्र में अकेला फॉरेस्ट है और सदियों से पोषक तत्व इसकी मिट्टी को सींच रहे हैं। तमिलनाडु में है ये, तो पहला बिल्कुल सही है। कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में ही भारत के सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट है। तो क्या हुआ? पहला तो सही है, दूसरा गलत है, केवल 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्द्रभूमि और राज्य कौन से हैं? होकेरा वेटलैंड पंजाब, दीपोर बील मणिपुर और अग्नाशिनी मुहाना। उपर्युक्त पैर में से कितने युग्म सही हैं? देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि होकेरा एक्चुअली कश्मीर में है, ठीक, पंजाब में नहीं है। फिर दीपोर बील आसम में है और अगर बात करें अग्नाशिनी की तो ये कर्नाटक में है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा ही सही है, केवल 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा तमिलनाडु में स्थित रामसर साइट है? ठीक, भिंडवास, वेम्बनाड, कोल्लेरू, कराईवेट्टी। तो इसमें से सिर्फ कराईवेट्टी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भिंडवास हरियाणा में है, हरियाणा। वेम्बनाड केरल में है और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। तो हमारे पास क्या बचा? ये एलिमिनेशन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड, दोनों से हो सकता है, ठीक है। और फिर आखिरी, आसान बैरेज किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्म लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इसमें से सही उत्तर है यमुना, ऑप्शन बी।
तो इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट रामसर साइट न्यूज़ में है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। आज मैंने आपको ऑफ कोर्स जितना इम्पॉर्टेंट था यूपीएससी 2024 के लिए, पीटी के लिए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी तरह से यूपीएससी उत्कर्ष पे आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन। तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और जल्द से जल्द इसे जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड। नमस्कार।